नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आप ऐसे कितने लोगों को पर्सनली जानते हैं जो अपनी फील्ड में चैंपियन हैं? लोगों को छोड़िए, क्या आप खुद अपनी फील्ड में चैंपियन हैं? मुझे पता है ये अजीब सवाल है, मगर फिर भी मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के दौर में पैदा होने वाले हर बच्चे में समाज एक चैंपियन ढूंढता है, और जब किसी बच्चे में उन्हें चैंपियन नहीं मिलता है तो उसे फेलियर करार देकर उसे दूसरे बच्चों से नीचा दिखाया जाता है। अवास्तविक रूप से सबसे बेहतर बनकर दिखाने के दबाव के दौर में किसी भी बच्चे के लिए बड़ा होना आसान नहीं है। हर वक्त बेहतर करने का दबाव बच्चों में इस कदर कूट कूट कर भर दिया जाता है कि अक्सर बच्चे उन रास्तों पर निकल पड़ते हैं जिनकी मंजिल अपराध होती है। कभी वे खुद अपराध करते हैं तो कभी अपराध का शिकार होते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात आप बड़ी लेट आए। हाँ, वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आ रही है तो काम था। मॉम, कोई फैशन शो में जा रही हैं क्या? शिखा, तुम भूल गई, आज टीचर्स डे है। तो वहाँ ऐसे कपड़े पहनकर जाएंगी? ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है एक टीचर के लिए? कुछ ज्यादा नहीं है मॉम, आप एकदम कूल लग रही हो। ये ना जलती है आपकी लुक्स और आपकी पर्सनैलिटी से। क्यों शिखा, जलती है ना? चुप हो जाओ तू। अच्छा बस करो तुम दोनों, और तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हम साथ में कॉलेज जाएंगे। आ जाओ। नो वे, एक तो पहले ही आप मेरे कॉलेज में टीचर हो और ऊपर से मैं आपके साथ कॉलेज जाऊं। मैं खुद चली जाऊंगी। अरे शिखा, शिखा सुनिए, थोड़ा ज्यादा है क्या? नहीं, ठीक है। अरे यार, मैंने बोला ना मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अरे यार, फिर वही बात। सेक्टर 38 चलो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं घर आ जाऊंगा। शाजिया, फिर से शुरू मत हो जाना यार। इतनी मुश्किल से कैब मिली है यार, मेरा पहले से दिमाग खराब है, इसे और खराब मत करो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे बबली, जो बार बार तेरे पति को देती रहूं? पापा की पेंशन आती है ना, उसमें से दो, वरना मैं कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा लूंगी इस घर में। दीदी, पापा की पेंशन दिख रही है आपको, लेकिन ये नहीं दिख रहा है इस घर पे अब तक लोन है। माँ की दवाई, मेरी पढ़ाई, इस सब का खर्च कहाँ से आता है? कभी पूछा है आपने? तो छोटे घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते इस घर को बेचकर? देखो, आप दोनों डिसाइड कर लो, मिल बैठ कर दोगे या फिर कोर्ट में। माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम जानती तो दीदी को कि वो बस धमकियां देती है जीजा जी के कहने पर, डरती है ना उनसे। माँ, रोना बंद करो, जल्दी जल्दी नाश्ता दो, मुझे आज कॉलेज जाना है, टीचर डे आज। ऐसी बेटी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। आज ही करना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, मेरे स्टूडेंट्स आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं।
क्या ये? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी घर की औरतों के बारे में भी यही सोचते हो तुम लोग? What is this? ऐसा करके तुम लोग अपनी सोच को नीचा दिखा रहे हो, मुझे नहीं। एक स्टूडेंट के साथ ऐसा करके आपने तो बहुत ऊंचा काम किया है ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तो आप कहेंगी दीप्ति जी कि ये वीडियो फर्जी है, इसमें आपने कल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं और क्लास में ये सब करती हैं आप। मैंने आपको खुद क्लास में जाते हुए देखा था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए गई थी मैं क्लासरूम में। मैम, हम सब टीचर्स को मालूम था कि एक ना एक दिन यही सब कुछ होना है। दीप्ति मैडम की हरकतें ही ऐसी हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए महेंद्र जी, हर चीज की एक हद होती है और मुझे आपसे अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज एक बार तरंग से बात कीजिए। इस वीडियो की सच्चाई वही बता सकता है आपको। पूछती, जरूर पूछती। अगर वो कॉलेज आता तो। उसका फोन भी बंद आ रहा है और उसके माँ बाप भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सर मेरे तरंग को ढूंढिए सर कल सुबह से निकला हुआ अभी तक घर वापस नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। आप इतनी लेट कंप्लेंट क्यों लिखवा रही हैं फिर? सर कल उसके कॉलेज में टीचर्स डे की पार्टी थी तो मुझे लगा अपने दोस्तों के साथ होगा। रात भर इंतजार करा पर वो घर नहीं आया और सुबह होते ही सर मैं आपके पास आ गई। प्लीज मेरे तरंग को ढूंढिए सर। किस कॉलेज में पढ़ता है आपका बेटा? अरे यार बहुत मजा आया कल। क्या यार मजे किए हम लोगों ने खेत में। रुको रुको जरा, मेरे को जोर की लगी है। रुको। हाँ सर, फिरोज शेख नाम है इसका, बस्ती नाले का एड्रेस है। स्टिफ नहीं हुई, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 घंटे ही हुए हैं अभी मर्डर हुए। एक काम करो, पूरे एरिया में नाकाबंदी कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। जी सर। अरे कैसे कैसे लोग आ गए हैं मोहल्ले में अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ ही। छी। मॉम, डोंट बी बॉदर। लोगों का काम बोलना है। आप अंदर चलो मॉम, अंदर चलो आप। बेशर्मी तो देखो, मुंह काला हो गया पर तेवर नहीं गए। वाह जी वाह। मॉम, कर ली ना अपने अपने मन की। हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम अपने दोस्तों पड़ोसियों को कैसे फेस करेंगे। ये शिखा, मुंह बंद कर अपना। तुझे दिख नहीं रहा मॉम किस हालत में है? और इनकी वजह से हम किस हालत में है वो नहीं आपको दिख रहा भैया? बलबीर, आपको भी ऐसा लगता है? पता नहीं, तुमने किया है। लोग तो यही कह रहे हैं। बलबीर, अब हमारे बच्चे तभी इस कॉलेज में आएंगे जब वो लड़का और वो टीचर इस कॉलेज से निकाले जाएंगे। उससे पहले नहीं आएंगे। अरे ये तो उसी की माँ है लड़के की। पकड़ो, लेके आ गई है। पकड़ो। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। मारो। सुना नहीं आप लोगों ने? पुलिस के सामने कानून अपने हाथ में लेंगे आप लोग। सर आप अपना फोन दीजिए। देखिए आप, देखिए मैम, आप देखिए। ये क्या है? ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। कौन है ये टीचर? प्रिंसिपल साहिबा, क्या चल रहा है आपके कॉलेज में? कुछ बताएंगे आप? सर मुझे कुछ पता हो तो मैं बोलूं। इनका बेटा तरंग और वो टीचर दीप्ति कल टीचर्स डे के फंक्शन में दोनों एक साथ थे। तब उनके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मुझे कैसे पता होगा? और ये वीडियो, इसके बारे में मैंने दीप्ति से पूछा था और उसका कहना है कि इनके बेटे तरंग से पूछे। सर वैसे तो तरंग अपने दोस्तों के साथ ही बाहर निकलता था, मगर वो कल अकेला निकला था कॉलेज से फोन पर बात करते हुए। उसके दोस्त कौन थे? सर तरंग तो स्टूडेंट है, किसी ना किसी टीचर पर तो क्रश होगा ही। अगर दीप्ति मैडम, वो तो टीचर है, फिर भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी तरंग में।
दीप्ति तरंग के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही थी। वीडियो में क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा था वो म्यूचुअल था। सर हम इतना डिटेल में नहीं जानते, मगर आप आर्या से पूछो, वो तरंग का पुराना दोस्त है। सर जब से तरंग ने संजना और विवेक की गैंग के साथ उठना बैठना शुरू किया तब से उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था, तो मुझे क्या पता उसके बारे में। तरंग ने कभी दीप्ति मैडम के बारे में कुछ बताया था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ? सर दीप्ति मैडम और तरंग दोनों बहुत क्लोज थे, ये बात तो सबको पता कॉलेज में। सर 40 साल की उम्र में 20 साल की लड़कियों जैसी हरकतें करती थी दीप्ति मैडम। हर मेल टीचर के साथ क्लोज होने की कोशिश करती थी। देखिए दीप्ति जी, ये वीडियो असली है या नकली, यही पता लगाने के लिए हमने वीडियो को लैब में भेजा है। लेकिन अब ये बात वीडियो तक नहीं रह गई। आपका स्टूडेंट तरंग कल से घर वापस नहीं लौटा है। अगर आपका तरंग के साथ किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है तो प्लीज हमें बताइए। कैसी बात कर रहे हैं सर? तरंग मेरा स्टूडेंट है, मेरी बेटे की उम्र का है। मैं ऐसा गंदा सोच भी नहीं सकती। तो कल कॉलेज की पार्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताइए। सर मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और मैं रेस्ट करने के लिए क्लासरूम चली गई। वहां मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने अपने पति बलबीर को फोन किया पर उनका फोन नहीं लगा, तो मैंने अपनी बेटी शिखा को टेक्स्ट मैसेज किया और बस मैं कैब लेकर घर आ गई। शिखा बेटा, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें टेक्स्ट किया था? सर ये जरूर कोई साजिश है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तरंग जहां भी हो बस ठीक हो। पता नहीं करण, ये दीप्ति कितना सच बोल रही है कितना झूठ, ये तो वीडियो की लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर वीडियो मॉप नहीं है तो ये बहुत सीरियस क्राइम होगा कि नाबालिग बच्चे के साथ उस टीचर का अफेयर होना। सर जब तक वीडियो की लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं दीप्ति की और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। ये तरंग को ढूंढने की कोशिश भी जारी रखो, खाली दीप्ति पे ही फोकस नहीं रख सकते हम। अगर दीप्ति की साजिश वाली बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हो सकता है ये तरंग किसी भारी मुसीबत में हो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? देखिए साजिया जी, आपके पति के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई थी। उनके पैसे, उनका वॉलेट सब इंटैक्ट था। हमें लग रहा है कि आपके पति फिरोज के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली है। उसकी दूसरी बीवी से पूछिए सर, उसी ने मरवाया है फिरोज को। दूसरी बीवी? फरजाना नाम है उसका, गोलघर के पास ही रहती है। फिरोज उसी के घर गया था, वहाँ से निकलने के बाद कैब पकड़ के अपने ऑफिस ही जा रहा था वो। मगर आपको इतना सब ये डिटेल में कैसे पता है? वो मेरे साथ फोन पर ही था सर, जब उसने कैब पकड़ी थी। वो गोलघर एरिया से? सर सीसीटीवी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये देखो सिंह, फिरोज गाड़ी में बैठा है। इस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं दिख रहा। सिंह, इस कार का रूट फॉलो करो, इस रोड पर लगे हुए सीसीटीवी के जरिए। तब तक मैं फिरोज की दूसरी बीवी फरजाना से बात करता हूँ। नुकीली तार से गला दबाया। करण, आरती जी को इन्फॉर्म कर दो बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस चीज का डर था वो हो चुका था। अभी तक तरंग के शर्म और डर की वजह से खुद से गायब हो जाने की संभावना से पुलिस इनकार नहीं कर रही थी, मगर तरंग की डेड बॉडी जिस बर्बर हालत में मिली थी उससे ये साफ हो गया था कि उसकी निर्मम हत्या की गई। और उससे भी बड़ी बात थी तरंग और फिरोज की हत्या का एक समान तरीका। या तरंग ने अपनी जान गंवाकर अपने से उम्र में काफी बड़ी टीचर दीप्ति के साथ संबंधों का हर्जाना भरा था। उस बचलन टीचर नहीं मारा मेरे तरंग को। देखिए आरती जी, ये तो तरंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, भरोसा रखिए, तरंग का कातिल जो कोई भी है जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। एक बात और आपसे पूछनी थी,
तरंग को जिस बेरहमी से मारा गया उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तरंग से किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला। ऐसा कौन हो सकता है जो तरंग पे अपना गुस्सा निकाले? सर ये हमें कैसे पता होगा? उसे ढूंढना तो आपका काम है ना। आपसे ही शुरू करते हैं। कहां थे आप पिछले 30 घंटों में? एक एक लोकेशन जहां भी थे आप सब बताइए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? घर के लोगों पे शक कर रहे हैं? जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। कहां थे आप पिछले 30 घंटों में? घर पर थे सर, मेरे साथ। और आप लोग घर वालों पर शक करना छोड़कर उस टीचर दीप्ति से बात क्यों नहीं करते? मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपकी वजह से मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकती किसी को कॉलेज में। शिखा मेरी बात सुन, देख अगर तू कॉलेज नहीं गई ना, उन सबको लगेगा कि मैं गलत हूँ और मैं ही तुझे कॉलेज नहीं भेज रही हूँ। तो क्या गलत लगेगा? आप हो ऐसी, आपने बनाया वो वीडियो तारक के साथ। शिखा क्या कर रही हो? होश में हो? इसी औरत ने मार डाला है। इसने मेरे तरंग को मारा है। मार डाला इसने मेरे तरंग को। इसने मारा मेरे बेटे को। तरंग मर गया? अरे छोड़ो पापा। चुप, हटा भी। बहुत गर्मी चढ़ गई तुम लोगों को जो कानून हाथ में ले रहे हो। तूने मारा ना मेरे बेटे को, इसकी भरपाई तुझे देनी पड़ेगी। देख लियो तू। सर भीड़ के पास अक्ल नहीं होती इसलिए वो कुछ भी कहे समझ में आता है। लेकिन सर आप लोग पुलिस वाले हैं, कम से कम आप लोग तो मुझे टारगेट मत करिए। लेकिन दीप्ति जी, तरंग की डेथ के सारे तार आप ही से जुड़ रहे हैं, इसलिए बजाय हमें लेक्चर देने के अपने और तरंग के रिश्ते के बारे में सब सच सच बताइए। सर आप लोग ना कमाल करते हैं। तरंग मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट था। उस कॉलेज में 400 से ज्यादा बच्चे हैं। किसी एक बच्चे पे ऐसे पिन पॉइंट करके अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं उससे कब मिली थी, कहाँ मिली थी, मेरी आखिरी बार उससे क्या बात हुई थी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। और आप मिस्टर बलबीर, आप कहाँ थे मर्डर वाले दिन? मैं बीच में कहां से आ गया सर? मेरा इस सबसे क्या लेना देना है? आप सभी का इस केस से लेना देना है, आपके बच्चों का भी। उनसे भी बात करेंगे। साहब, साजिया ने मरवाया फिरोज को, क्योंकि फिरोज ने मुझसे दूसरी शादी की थी। वो तो अपने परिवार को भी लेके आई थी और हम दोनों को खूब पीटा भी, और जाने से पहले धमकी भी देके गई थी साहब कि हम दोनों को मार देगी। जब तुम्हारी फिरोज के साथ शादी हुई थी तब तुम्हें साजिया के बारे में पता था? साहब जानबूझ के खड्डे में कौन कूदता है? मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन वो तमाशा करने यहाँ आई थी। सर तरंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई है। यानी कि कॉलेज का फंक्शन खत्म होने के 2 से 4 घंटे के बाद? जी सर। और क्या पता चला इस तरंग के बारे में? सर तरंग के बारे में उसके मोहल्ले में और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला ऐसे 2 लोग हैं जो लोग तरंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पहला तो उसका खुद का जीजा जगत, जिसके साथ पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर तरंग का झगड़ा चल रहा है, और दूसरा उसका पड़ोसी गुरप्रीत। इन दोनों की मर्डर वाली शाम 5 से 7 बजे के बीच की मोबाइल की लोकेशन मंगवा ली है सर। गुड। साथ ही ये दीप्ति के फैमिली के सभी मेंबर्स की लोकेशन निकलवाओ, पता करवाओ कि तरंग के मर्डर के वक्त ये सभी लोग कहाँ थे। मुझे लगता है हो सकता है बलबीर और शिखर को तरंग और दीप्ति के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, इसलिए गुस्से में आकर इन दोनों में से किसी ने तरंग को मार दिया हो। सर मुमकिन तो है, क्योंकि दीप्ति की फैमिली में प्रॉब्लम्स तो चल रही थी उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते। सर तरंग ने अपने फोन से लास्ट मैसेज अपने दोस्त आर्या को किया था और वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे किसी अर्जेंट काम को लेकर। लेकिन आर्या ने मुझे इस मैसेज या मीटिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। करण, मुझे लगता है हमें इस आर्या से बात करनी चाहिए। सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि तरंग के साथ अब मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं है, इसलिए जब उसका मैसेज आया तो मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि तरंग ने तुम्हें टेक्स्ट भी किया था। सर जब मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई तो मैं आप लोगों को क्या बताता। अच्छा आर्या, तुम तरंग के पुराने दोस्त थे। तरंग की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई टेंशन जिसके बारे में तुम बता सको हमें? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। ठीक है आर्या, थैंक यू। ठीक है सर। सर दीप्ति और तरंग की वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, ओरिजिनल, और जिस नंबर से वो सर्कुलेट किया गया था उसका पता भी चल गया।
तरंग ने वो वीडियो मुझे ही दिखाया था और बहुत खुश हो रहा था कि वो दीप्ति मैडम के साथ फिजिकल हुआ है। मुझे बात सही नहीं लगी, मुझे लगा ये बात सबको पता लगनी चाहिए, इसलिए मैंने वो वीडियो कुछ स्टूडेंट्स को सेंड करी थी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ क्या हो गया? सॉरी मैम, मुझे लगा ये बात कॉलेज तक ही रह जाएगी, मुझे आइडिया नहीं था ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। करण, ये दीप्ति अभी तक इस वीडियो को फर्जी कह कह के हमारे सामने बेचारी होने का नाटक कर रही थी। इस फॉरेंसिक ने कम से कम उसकी एक झूठ की तो पोल खोली थी। पता करो और क्या क्या झूठ बोला है इसने हमसे, एक एक चीज शुरुआत से। एक्सक्यूज मी सर, तरंग की बहन बबली ने तरंग के मर्डर के वक्त उसके पति जगत के घर में होने की बात झूठ बोली है, जबकि उसकी मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की है जहाँ पे हमें तरंग की बॉडी मिली, सेक्टर 32 प्रतापपुरा। जीजा जी आपको कितने पैसे दिए हमने बिजनेस करने के लिए? अब आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसे छोड़ के कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? ए चूजे, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे सिखा रहा? हाँ, सिखाना पड़ रहा है क्योंकि ना मम्मी ने कुछ बोलना है ना बहन ने, तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना। देख, अपनी औकात और अपनी उम्र मत भूल, क्योंकि अगर मैंने याद कराया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को, समझ गया? देखिए सर, झगड़े किस घर में नहीं होते सर, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तरंग को मार डालूंगा। लेकिन आपकी पत्नी ने हमसे झूठ बोला कि मर्डर वाले दिन आप घर पर थे, जबकि आपके सेल की लोकेशन के मुताबिक आप उस वक्त सेक्टर 32 प्रतापपुरा रोड एरिया में थे। कैसे? सर, मेरा नया बिजनेस जो है वो मैंने प्रतापपुरा एरिया में सेटअप किया है, तो मेरा रोज का आने जाने का रास्ता है सर वो, तो हो सकता है इसीलिए मेरा मोबाइल जो है वो लोकेशन उस एरिया की दिखा रहा हो सर। लेकिन फिर भी आपकी पत्नी ने तो झूठ बोला ना कि मर्डर वाले दिन आप घर पर थे। क्योंकि सर आप इन पर शक कर रहे थे, जैसे आप अभी कर रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने तरंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आप उस दीप्ति का पीछा छोड़कर हम फैमिली वालों को ही तो हरास कर रहे हैं ना सर, ये सही नहीं है सर। ठीक है, आप दोनों भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। करण, इन दोनों की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो एक बार झूठ बोल सकता है वो बार बार भी झूठ बोल सकता है। नजर रखो इन पे। जी सर। सर तरंग के पड़ोसी गुरप्रीत की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है जो सेक्टर 32 प्रतापपुरा एरिया में ही है। अगर गलती मैंने की भी है तो मेरी गलती के लिए आपकी कंपनी वाले आपको जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? कंपनी की इमेज का सवाल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते, अब और नहीं लड़ सकता। शिखा, क्या हुआ बेटा? कौन है? क्या हुआ? अरे इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बैठो बैठो यहाँ बैठो। उस हरमन की इतनी हिम्मत, नीच, कमीना। तू चल मेरे साथ, हम पुलिस के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। तू चल। नहीं मॉम, पुलिस बाद में कुछ करेगी, पहले हम उस साले को ठीक करें। चलो पापा चल। कुछ नहीं करेंगे आप लोग, कुछ नहीं। पहले ही मैं इन सब तमाशों से तंग आ चुकी हूँ, अब और तमाशे नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आई वॉन्ट मेंटल पीस। शिखा, शिखा बेटा बात सुनो। शिखा, शगुन, क्या तरंग तुम्हारा पीछा करता था? देखो सच सच बताना। अपना फोन दिखा, दिखा। अरे दिखा फोन, दिखा फोन। अरे कौन हो आप? हैं बाबू मेरे? दिखाऊं फोटो आपको? कोई लेन देन नहीं आपकी बेटी से मेरा। अगर आज के बाद तुम मेरी बेटी के आगे पीछे नजर आया तो ठंडा कर दूंगा।
सर इस कैब को गांव वालों ने यहाँ पर स्पॉट किया और हमें इन्फॉर्म किया, और ये देखिए सर, और सर इस कैब की नंबर प्लेट भी निकली हुई है और किलर को किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। तुम ऐसा करो, फोरेंसिक को बुलाओ और उन इस ब्लड ग्रुप के सैंपल को मैच करवाओ फिरोज के ब्लड ग्रुप के साथ। जी सर। और इस कार का चेसी नंबर से पता लगवाओ कि इसका असली मालिक कौन है। और एक और बात, आसपास ढूंढो कुछ मिलता है या नहीं। सिंह, वो फिरोज की बीवियों का नाम क्या था? हाँ, साजिया और फरजाना, इन दोनों पर भी नज़र रखो और पता लगाओ कि इन दोनों के कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसा बंदा है जो इनके कहने पर फिरोज की हत्या कर सके। ठीक है सर। सर, दीप्ति के पास्ट के बारे में 2 नई बातें पता चली हैं। पहली है कि जब वो खुद कॉलेज स्टूडेंट थी, एक बार उसका अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। सर, उसका 1 साल वेस्ट हो गया था इस चक्कर में। और दूसरी बात? सर, दूसरी बात 3 साल पुरानी है, जब वो किसी दूसरे स्कूल में टीचर। सर, वहां भी मिड टर्म में उसने अचानक से रिजाइन करके जॉब छोड़ दिया। इस दीप्ति की लाइफ में काफी कुछ अचानक से होता रहा है। क्यों साले, पहली वार्निंग तेरे माँ बाप को दिए थे, दूसरी तेरी बहन को, तब भी तुम लोग ये मोहल्ला छोड़ के नहीं गए। अब वार्निंग नहीं देंगे, करके दिखाएंगे। हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा, अब ये मेंटल ट्रॉमा नहीं सह जाता। बलबीर, बस कीजिए, हमें सच का सामना करना ही होगा। आखिर कब तक और कितनी बार भागेंगे हम सच से? ये सच ना तुम अपने पास ही रखो दीप्ति। अपने बेटे की हालत देखी है तुमने? 2 दिन से तुम्हारी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकली है और तुम्हें अभी भी हरिश्चंद्र बनना है। पुलिस। सर, वो रीमा झूठ बोल रही है। मैं नहीं, बल्कि वो खुद लेस्बियन है। सर, उसने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। और आपका स्टूडेंट कार्तिक? सर, वो उसकी माँ को गलतफहमी हो गई थी, इससे बात का बतंगड़ बना दिया उन्होंने। चलिए, एक बार को दीप्ति जी आपकी बात मान भी लेते हैं कि रीमा और कार्तिक को आपको लेकर गलतफहमी हो गई, लेकिन ये अजीब सी चीजें आपकी जिंदगी में बार बार होती हैं, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि एक औरत होने के बावजूद भी मैं कोई भी काम करने से पहले 100 बार नहीं सोचती कि लोग क्या सोचेंगे। और शायद यही बात है जो लोगों को हजम नहीं होती, जैसे आप लोगों को हजम नहीं हो रही है। इसलिए बार बार मुझसे सवाल पूछने आ जाते हैं। सवाल तो हम पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं, वो भी फैक्ट्स के बेसिस पर। जैसे कि आपका और तरंग का वीडियो मॉब्ड नहीं है, जैसे कि आपका कहना था। क्या? परेशान मत होइए, फिलहाल हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम आपसे वीडियो से रिलेटेड सवाल भी नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था हम आपसे पूछेंगे और आप कहेंगे कि मुझे फंसाया जा रहा है। सर, यही सच है सर, हमें फंसाया जा रहा है। अगर आपको फंसाया जा रहा होता तो आपके पति मर्डर वाले दिन सेक्टर 32 प्रतापपुरा रोड पर क्या कर रहे थे, वो भी शाम को 6 बजे, जिस वक्त तरंग का मर्डर हुआ? जरा पूछिए अपने पति से, क्या कर रहे थे ये उस दिन वहां पर? मैं बताता हूं आपको। चूंकि आपको पता चल गया था कि आपकी बीवी दीप्ति का अफेयर उनके स्टूडेंट तरंग के साथ है, इसलिए आपने तैश में आकर तरंग को मार डाला। नहीं सर, मेरा तो ऑफिस आने जाने का रूट वही है सर। ये अजीब कोइंसिडेंस नहीं है? जिस वक्त आप ऑफिस से घर की तरफ आ रहे थे, उसी वक्त तरंग का मर्डर भी वहां हो रहा था। सर, ये गलत बात है। आप लोग हम लोगों पे गलत डाउट कर रहे हैं सर। सर, मैं विक्टिम हूं सर, और आपके हिसाब से अगर ये वीडियो सही है तो मेरा रेप हुआ है, तरंग ने मेरा रेप किया है। दीप्ति जी, आपको पता है आप कितने भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? तो और मैं क्या कहूँ सर, क्या कहूँ मैं? आप लोग मेरी बात ही सुनने को तैयार थे और मुझे क्रिमिनल बना बैठे। सर, ये भी तो हो सकता है ना, उस पार्टी में किसी ने मेरे खाने पीने में कुछ मिलाया हो, शायद इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो गई हो। अब आप एक नया एंगल क्रिएट कर रही हैं खुद को बचाने के लिए। क्योंकि मैं विक्टिम हूँ सर, मेरी फैमिली विक्टिम है। मेरे पति को जॉब से निकाल दिया, मेरे बच्चों पे हमला हो रहा है। हमला? कौन कर रहा है आपके बच्चों पर हमला? पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही तरंग की हत्या के 1 से अधिक कारण मौजूद होने की संभावना भी बढ़ती जा रही थी। दीप्ति के साथ उसका अंतरंग वीडियो
और उसकी खुद की डिप्रेशन से भरी जिंदगी इस मामले को दो राहों पर लाकर खड़ा कर रही थी। दूसरी तरफ तरंग की हत्या से संबंधित आरोपों और समाज की मॉरल पुलिसिंग ने दीप्ति और उसके परिवार को भी एक भंवर में डाल रखा था और इस सब में उलझी पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी समस्याएं अचानक से बढ़ने वाली थी। शिखा, बेटा शिखा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। शिखा, पीछे हटो, पीछे हटो तुम। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से, मेरी शिखा। जो कुछ नहीं चल रहा था उसे लेकर शिखा बहुत परेशान थी। 3-4 दिन से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। कल शाम से तो कमरे से बाहर ही नहीं आई थी, इसलिए हमने दरवाजा तोड़ दिया। फांसी लगा ली थी। बलबीर, अब तो कम से कम उन लोगों के नाम बता दो जिन्होंने तुम्हारे बच्चों पर हमला किया था। तो शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि उसने सुसाइड किया। हमने हरमन और अजीत के अगेंस्ट मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल कर दिया है। शिखा ने सुसाइड किया ये तो पता चल गया, इस तरंग के साथ क्या हुआ था ये पता नहीं कर पाए हैं हम अभी तक। करण, ये तरंग की डेड बॉडी हमें सेक्टर 32 प्रतापपुरा रोड पर मिली थी ना, राइट? ये एरिया हाईवे के पास में है और प्रतापपुरा रोड पर ही ऐसे केसेस और भी हुए हैं, राइट सर? कहीं ऐसा तो नहीं तरंग के जिस कातिल को हम इन लोगों में ढूंढ रहे हो उसकी हत्या प्लानिंग ना हो करके रैंडम हुई हो? सर प्रतापपुरा रोड के पास हाईवे का जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें पिछले 3 साल में 4000 केसेस हुए। 4000 केसेस? करण, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि तरंग का केस इन 4000 केसेस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। लग जाओ काम पर, जब तक कोई कनेक्शन नहीं मिलता कोई भी पुलिस वाला अपने घर नहीं जाएगा, समझे? सर पिछले 1 साल में ये 4 ऐसे केसेस मिले जिनकी मोडस ऑपरेंडी तरंग के केस की मोडस ऑपरेंडी की मिरर इमेज। पहले किडनैपिंग की गई, फिर उनके साथ मारपीट की गई। लास्ट केस ये है फिरोज शेख का, और इस केस में इस आदमी को पकड़ा गया है। करण, इसके साथ मीटिंग अरेंज करवाओ और इस केस का जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसे भी बुलाओ। ये कौन है? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसका मर्डर क्यों करूंगा? वैसे भी मैं तो पिछले 2 महीने से जेल में था और ये साहब ने तो मुझे अंदर डाला था। सर फिरोज का कत्ल जहाँ पर हुआ था उससे थोड़ी ही दूर इस मदन ने अपनी गाड़ी का पंचर लगवाया था सर, और फिर हमें पता चला कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है और इसकी फैमिली ने इससे सारे नाते तोड़ दिए हैं सर, और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसे काम करने लग गया। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो पिछले 2 महीने से जेल में था तो फिर वो कत्ल कैसे कर सकता है सर? कहीं ऐसा तो नहीं इस मदन का कोई साथी रहा हो जो अभी तक फरार है और वो इन कामों को अंजाम दे रहा हो? सर साथी का तो पता नहीं, मगर हाँ इसका एक सौतेला भाई है सर, अगर आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, वो मदन के टच में था सर। सर मेरे बाप ने भले ही मेरी माँ से शादी की मगर मदन भैया को घर से निकालकर उनके साथ तो गलती किया था, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे और इस बात का दुख भी था मुझे, इसलिए मैं बीच बीच में उनका हालचाल लिया करता था। तुम अपने मदन भैया के रेगुलरली टच में थे तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे मदन भैया ने 4 लोगों का मर्डर किया था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी अपने मदन भैया के साथ शामिल थे उनकी इस सनक में? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मदन भैया का जुल्म साबित नहीं हुआ तो आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि असली कातिल तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। पकड़ लेंगे, असली कातिल भी पकड़ लेंगे, फिलहाल तुम अभी जाओ।
कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं है ये। इस स्मार्ट बॉय का भी चिट्ठा निकालो। सर सर ये देखिए, विक्की के कॉल रिकॉर्ड्स में किस लड़की का नंबर मिला है। सब मुझको फट्टू समझते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस मुझको डेट बताओ, मैं करके दिखाऊंगा। मैं बताती हूँ क्या करना है तुम्हें। अरे तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो। ये लो। मैंने पी लिया है। अरे तो मेरे कहने से और पी लो। मैम। हाँ आप पी लीजिए ना मेरे कहने से। अरे लेकिन ये प्लीज हैव इट। ओके चीयर्स। मैम आर यू ओके? या मैम हाँ आप क्लासरूम में क्यों नहीं जाती रेस्ट करने के लिए? हाँ तुम्हें पता संजना, तुमसे मिलने के लिए मैं कितना परेशान था। मुझे तो लगा तुम आओगे नहीं। विकी, मुझे डर लग रहा है। अगर पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया तो? नहीं चलेगा पता, ट्रस्ट मी। चले? डालो इन्हें गाड़ी। चलो। सर, दीप्ति मैडम ने कॉलेज में हमें मेकआउट करते हुए देख लिया था। प्रिंसिपल के साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी ये बात पता चल गई थी। दीप्ति मैडम के कारण विकी को भी रेस्टिगेट कर दिया गया था। इसी का बदला लेना था हमें दीप्ति मैडम से। जो तुमने तरंग के जरिए लिया, लेकिन तुम लोगों ने तरंग को क्यों मारा? संजना, अगर तूने ये वीडियो डिलीट नहीं किया ना तो मैं सबको बता दूंगा ये सब तुमने किया है। I need to talk to you. इसी का प्लान था ये सब। अकेले मैंने नहीं किया, तू भी थी साथ में। तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है तुम्हारे इस बदला लेने के चक्कर में कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है? जिंदगी तो हमारी बर्बाद कर दी थी। दीप्ति मैडम ने हमारी लव स्टोरी के बारे में सबको बता दिया था। लव स्टोरी? जेल जाने का डर दिखा तो एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगे। ये है लव स्टोरी? ऐसे प्यार करने वाले से तो नफरत करने वाले दुश्मन भले। करण, डालो इन दोनों को लॉकअप में, वहीं करेंगे अपनी लव स्टोरी पूरी। नहीं। आज का युवा अपने रिश्तों में इतना ज्यादा अधीर हो चुका है कि उसे सब्र ही नहीं होता। अपने तथाकथित रिश्तों को ये युवा इतनी अधिक गंभीरता से लेते हैं कि असफल हो जाने का ख्याल ही उन्हें विभिन्न अपराधों की ओर धकेल देता है। और ऐसे अपराधों का केंद्र बनते हैं विश्वास के आधार पर चलने वाले संस्थान, जैसे स्कूल और कॉलेज। कुंठित युवाओं की हरकतें इन संस्थानों का मजाक उड़ाती हैं और दीप्ति और आरती के परिवारों जैसे न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर देती। अपने प्यार के रास्ते में खड़े लोगों से बदला लेने के लिए विक्की और संजना ने एक बेहद अजीबोगरीब तरीका अपनाया था। एक कमजोर लड़के का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक शिक्षक के अतीत की नाजुक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके अपने प्यार को साबित करने की कोशिश की थी। और इस बेहुदा कोशिश को वो प्यार का नाम दे रहे थे। दूसरों की तकलीफों की नींव पर टिका ऐसा प्यार अक्सर बहुत जल्दी हवा हो जाता है, क्योंकि अपराध और प्यार एक म्यान में दो तलवार की तरह होते हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो इसी के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ।
कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। पूर्व निर्धारित धारणाओं को यदि तथ्यों के तराजू पर समय समय पर ना तौला जाए तो ऐसी धारणाएं काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। जैसे टीनेजर्स को लेकर ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि वो बच्चे होते हैं जिनके दिल में बाल सुलभ जिद तो हो सकती है मगर खोट नहीं। ये बात एक हद तक सच भी है, लेकिन जब हम इतिहास के पैमाने पर आज की तारीख में टीनेजर्स के द्वारा किए जाने वाले अपराधों का अवलोकन करते हैं तो ये बात भी सामने आती है कि आज टीनेजर्स मानव इतिहास के किसी भी दौर की तुलना में बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली, टीनेजर्स की महत्वाकांक्षाएं और उनके परिवारों की इग्नोरेंस का कॉकटेल टीनेजर्स को अपराध की तरफ ढकेल रहा है और एक पूरी पीढ़ी उजाले की तलाश में अंधेरों से घिरती जा रही है। ज़मीन से आसमां तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे बेटा क्या हुआ आपको? आपको हॉस्पिटल लेके चलूं क्या? नहीं अंकल, वो खाया नहीं था ना इसलिए चक्कर आ गया। ठीक हो ना अभी? हाँ थैंक यू। सिर्फ कैश रखो अपने पास, बाकी एटीएम आईडी वगैरह सब फेंक दो। ऐसी कोई भी चीज अपने पास मत रखना जिससे पुलिस हम तक पहुंच सके। अबे आज तो बहुत माल हाथ लगा है। तेरे स्कूल की फीस का जुगाड़ हो गया। सिर्फ मेरे स्कूल की फीस की नहीं, तुम्हारे खर्चे का भी जुगाड़ हो चुका है। वो बात तो है। हटा हटा हटा। बच्चा पार्टी, इट्स टी टाइम और टी के साथ केक भी। अरे आंटी, इतना तो इनके घर वाले भी ख्याल नहीं रखते होंगे जितना आप इनका रखती हो। कसम से आप नहीं होती ना तो मैं बाल बाल के मर जाता। मैं चुप बुक्कड़। आंटी अब पूरे दिन हम लोग के लिए खाना बनाती रहती है, इतना मत परेशान हुआ कीजिए अब हम लोग के लिए। चुप 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 चुप। मुझे तुम लोग सब बता, एक मदर अपने बच्चों को खाना बना के खिलाने में कभी टायर्ड होती है क्या? नहीं ना। और तुम लोग और क्या खाओगे? हाँ क्या 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 क्या? समोसे। मैंने बनाए समोसे, अभी लेके आती हूँ। ले पकड़। मेरा शेयर? हाँ हाँ, तुम्हारे शेयर्स तो सबसे बड़े होने चाहिए, आखिर तुम हमारे बिजनेस मॉडल की सेल्स गर्ल हो। हाँ वो तो है। ये ले, ये। पता है मुझे क्या चाहिए? बहुत रिस्क है उसमें। चुप रहे। रिस्क तो चोरी में भी है, फिर भी कर रहे हैं ना। बहुत ज्यादा रिस्क है उसमें। रिस्क कितना भी बड़ा हो, हम अभी 18 के नीचे हैं। पकड़े भी गए तो जुवेनाइल होम में तो जाएंगे। जुवेनाइल होम मतलब वही ना, बाल सुधार गृह? हाँ बाल सुधार गृह। देख अभी तुम लोग की चॉइस है, अपनी पूरी जिंदगी ऐसी छोटी मोटी चोरियां करनी है या अपनी जिंदगी शान से जीनी है। जमीन से आसमां तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बाय। अवनी, कौन था वो लड़का? अरे पापा, अनुज होगा। अवनी के ही स्कूल में पढ़ता है, रोज आता है इसे छोड़ने। है ना अवनी?
क्यों आता है वो छोड़ने? कौन लगता है वो तेरा? पापा दोस्त है। ये लड़कों से दोस्ती मेरे घर में नहीं चलेगी। अगले टाइम उसके साथ भी देखा ना तो काट के फेंक दूंगा। अच्छा सुनिए, मैंने कहा था ना आपसे, तन्मय भूल गया होगा पैसा जमा करना। ये देखिए फीस के पैसे। तू चुप कर। जीना हराम करके रखा हुआ तुम दोनों ने। सुधर जाओ। बेटा बेटा तू बुरा मत मानना। हाँ गुस्से में थे ना तेरे पापा। मेरा बाप नहीं है वो। जितने भी टीवी शोज है, फिल्म है, सब में यही दिखाते हैं कि अगर मोबाइल ना हो तो पुलिस किसी को पकड़ पाएगी। और हम इसी मोबाइल के हेल्प से ऐसा प्लान बनाएंगे कि पुलिस हमें जेल क्या, बालसुधा गृह भी नहीं भेज पाएगी। वो सब तो ठीक है, पर प्लान क्या है? प्लान का स्टेप 1, हमारे दोस्ती के बारे में सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए जितना हम उन्हें बताना चाहें। इसलिए आज से एक दूसरे को सिर्फ 1-2 रेगुलर कॉल्स ही करने हैं, बाकी इंटरनेट कॉल्स करने हैं, क्योंकि उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। तो इंटरनेट कॉल्स ही कर लेते हैं ना, नॉर्मल कॉल्स की जरूरत क्या है? नहीं, अगर रेगुलर कॉल्स करना एकदम ही बंद कर दिया तो पुलिस को शक हो सकता है। तो प्लान ये है, तो मैं रोजी आंटी को बोल के कल ही घर पे वाईफाई लगवा लेता हूँ। और मैं बाकी सामान का इंतजाम कर लूंगा। और मैं बाकी सबको मॉनिटर करूंगी। जमीन से आसमान तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मम्मी, मम्मी कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी कोई है बाहर? प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या हुआ तन्मय? आंटी आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए ना आंटी, प्लीज। सर, घर में तो सब एज इट इज है और कोई सामान वामान भी बिखरा नहीं है। मुझे लगता है कि सुमन अपनी मर्जी से ही भाग गई है। सर मम्मी अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी, और अगर गई भी होती तो मुझे बता कर जाती। पड़ोसियों से पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। ठीक है सर। तन्मय, सब कुछ डिटेल में बताओ। सर परसों रात 9 बजे तक मैंने खाना खा लिया था और फिर मैं अपने कमरे में चला गया सोने के लिए। फिर मैं सीधा कल दोपहर 1 बजे उठा। मम्मी 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 कहाँ चली गई? मम्मी शायद से फोन भूल गई। परसों रात 9 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक, और कल शाम 5 बजे से आज सुबह 7 बजे तक 30 घंटे सोए हो तुम हमेशा इतनी ज्यादा नींद लेते हो क्या? नहीं सर, मैं तो 6-7 घंटे में उठ जाता हूँ, पर पता नहीं कल इतनी नींद कहाँ से आई। परसों रात को खाने में क्या खाया? सर जो मम्मी ने बनाया था वही। तृप्ति, किचन में जो खाने हैं सबके सैंपल्स लैब में टेस्टिंग के लिए भेज। यस सर। सर, इनका कहना है कि इन्होंने परसों रात के 10 बजे के आसपास घर में किसी को आते हुए देखा था। बताइए। नहीं सर, किसी को नहीं देखा था। आजाद को देखा था, तन्मय के पापा को। आजाद अंकल मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा तो 9 साल पहले ही गुजर गए थे और उनके जाने के बाद मम्मी ने दूसरी शादी आजाद अंकल के साथ कर ली। अभी कहाँ होंगे ये आजाद अंकल? अपने घर पर। अपने घर पर मतलब कोई और घर है उनका? आजाद अंकल अपनी पहले बीवी
उषा आंटी और उनके बच्चे के साथ रहते हैं जीके रोड पर। और वो तो यहाँ पे 2-3 दिनों में सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आते हैं। और परसों रात वो कब आए मुझे नहीं पता। मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की थी पर उनका फ़ोन बंद आ रहा था। देखिए उषा जी, सिर्फ आपका पति आज़ाद ही नहीं बल्कि सुमन भी पिछले 2 दिन से गायब है। हाँ तो मैं क्या करूं? आजाद ने मुझे और मेरे बच्चों को धोखा दिया है उस सुमन से शादी करके। और आप ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन दोनों के लिए रो? जाइए आप यहाँ से, आजाद नहीं है यहाँ पे। देखिए आपके पति ने आपके रहते हुए सुमन से दूसरी शादी की है। आपने अभी तक उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्यों? कानून तोड़ा था ना उसने, अब आपको पता भी चल गया तो जाइए कीजिए उसके ऊपर कार्रवाई, दिलाइए उसे सजा। जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगी उसके खिलाफ गवाही देने। प्लीज आप अभी जाइए यहाँ से। तेरे मामा मामी कब निकल रहे? 3 दिन बाद। ठीक है सर। किचन के रखे खाने में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फ्रिज में रखी मिठाई में हेवी डोज मिली है नींद की दवाई का। और सर पड़ोसियों का भी कहना है कि फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। आज़ाद का अपनी बीवी सुमन के साथ बिल्कुल नहीं पटता था। आज़ाद काफ़ी हॉट हेडेड था। सर सिर्फ सुमन ही नहीं, आज़ाद की अपनी दूसरी बीवी उषा के साथ भी बिल्कुल नहीं बनती थी। उषा ने आज़ाद के बारे में बात करने से भी मना कर दिया। और सर मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, उसका फ़ोन रात के 3 बजे तक सुमन के घर पर ही एक्टिव था। और उसके बाद उसका फ़ोन तकरीबन 5 बजे के आसपास हाईवे पे बंद हो गया। वैसे मैंने हाईवे पुलिस को अलर्ट कर दिया है, वो लोग उसकी कार को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तन्मय को थाने बुलाओ और जिस पॉइंट पे आज़ाद का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था वहाँ जाके चेक करो। ठीक है सर। आई दीप्ति, देखिए आप नानी बनने वाली है। आई जल्दी आइए। आई, अरे मुझे क्यों मार रही हो? अपनी लाडली से पूछो ना, हाथ में प्रेगनेंसी किट लेके घूम रही है। क्या बोल रही है? हाँ नहीं आई, मैंने कुछ नहीं किया। दिखाओ अपनी, दिखा। नहीं दीप्ति, दिखा दीप्ति। ये देखिए कैसी हरकतें कर रही है आपकी लाडली। आई मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा नहीं है। पेट से तू बता, उस अनुज के साथ मिलके किया ना सब तूने? अरे मेरे पापा को पता चला ना तो तुम्हारे सब, हम सबको भी मार डालेंगे। मेरे खानदान का नाम बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। अरे आई आप टेंशन मत लो और प्लीज बाबा को कुछ मत बोलना, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। इन दोनों को कभी इस एरिया में देखा है? सर इन दोनों को तो नहीं देखा, लेकिन सुबह सुबह 2 दिन पहले यहीं पर ये सफ़ेद रंग की सेम ऐसे ही गाड़ी देखी थी। कहाँ देखी थी? सर इस रास्ते से जा रही थी। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर, नंबर तो ध्यान नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू। तृप्ति, कुछ बताया उन लोगों ने? इसका कहना था कि इसने 2 दिन पहले यहाँ पे एक कार को देखा था और मार्केट जाने का केवल एक यही रास्ता है। एक काम करो, वहाँ दुकानों का CCTV फुटेज चेक करो, शायद किसी फुटेज में आज़ाद की कार जरूर कैप्चर हुई होगी। हाँ सर, वो मिठाई आज़ाद अंकल ही लाए थे और वो मैंने खाई थी। तन्मय उस मिठाई में नींद की दवा मिलाई गई थी ताकि तुम गहरी नींद सो जाओ। इसके 2 ही मतलब हो सकते, या तो तुम्हारी मम्मी अपनी मर्जी से आज़ाद अंकल के साथ कहीं चली गई है या फिर आज़ाद अंकल ने उनको किडनैप कर लिया। अगर तुम ऐसा कुछ भी जानते हो जो तुम हमें नहीं बता रहे हो तो यही वक्त है बता दो, क्योंकि जितना जल्दी तुम सच बताओगे उतना जल्दी हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढ पाएंगे। ये किसने किया? आज़ाद अंकल मुझे बहुत मारते थे सर, कहीं इसीलिए आज़ाद अंकल ने मेरी मम्मी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? तन्मय तुम घर जाओ, जैसे कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। और चिंता मत करना, तुम्हारी मम्मी को हम ढूंढ निकालेंगे। जाओ संभाल के जाना। ये तुम्हारे लिए। हाँ ये क्या कर रहे हो? इतने पैसे उसको क्यों दे रही? तो आप अपना ATM कार्ड दे दीजिए, जितनी जरूरत होगा निकाल लेगा। हम इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ जरूरत लग गई तो कहाँ से लेगा? ले बेटा रख ले, और ध्यान रखना अपना। अनुज ठीक से रहना,
मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, नहीं तो पड़ोसी मुझे बार बार फोन करते रहेंगे, समझे? जी मामा जी। अब चलो भी। हाँ अनुज अपना ध्यान रखना। हाँ चलो बाय। रोजी आंटी ने तुम लोग को निकलते तो नहीं देखा रूम से? नहीं नहीं, ये वक्त उनके सोने का है और उनके हिसाब से हम लोग अभी मेरे रूम में। हमारे फ़ोन भी वही पड़े हैं। अवनी तू रूम पर पहुंचेगी तो मेरा और ऋषि का फ़ोन मिलेगा तुम्हें, मगर रोजी आंटी का जगने से पहले तुम्हें वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। ओके। अनुज तुम अपना सेलफोन ऑफ मत होने देना, सब अपनी अपनी घड़ियाँ मिला लो। अब एग्जैक्ट 1 बज रहे, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। परफेक्ट 2 बजे तू मेरे फ़ोन पर कॉल करेगा अवनी को। और अवनी फोन उठाकर एटलीस्ट 20 सेकंड तक मुझसे बात करना। हेलो अवनी, हाँ इधर सब ठीक है, तुम लोग उधर पहुंच गए? हाँ तुम्हारे फ़ोन आने के 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे मैं ऋषि के फ़ोन से तुम्हें वापस फ़ोन करूँगी रोजी आंटी के घर आने के लिए। हेलो, मैं बस निकल रहा हूँ और मैं एग्जैक्ट 3:30 बजे यहाँ से निकलकर 4 बजे तक रोजी आंटी के घर पहुँच जाऊँगा। तब तक रोजी आंटी उठ भी चुकी होंगी और वो मुझे रूम में आते हुए देख भी लेंगी। रोजी आंटी, आपके हाथ की चाय पीने की तलब लगी है। तो रूम में जा, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। हाय आंटी। हाय। थैंक यू। वेलकम माय चाइल्ड। और गाइस, सेल फोन लोकेशन और कॉल्स बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और अगर हमने ऐसा बिना किसी फॉल्ट के कर लिया तो पुलिस हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और इनकेस अगर पुलिस हम तक पहुंची तो रोजी आंटी है ना, हमारी आई विटनेस, वो कह देंगे कि हम उनके ही घर पर थे। तो फिर तुम दोनों निकलो, वरना मामा मम्मी दूर निकल जाएंगे। जमीन से आसमां तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये वो रहे मामा मम्मी की गाड़ी, पर गाड़ी अब मत रुकना, भट गाड़ी आने तो फिर रोकते। नमस्कार मामा। नमस्कार नमस्कार। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे मामा, वो बगल में एक रिश्तेदार की जमीन थी, बिकवाने आए थे, एक पार्टी थी पर बात ही नहीं बनी। और मामा आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हो ना, एक बार देखिए ना, और अगर कोई पार्टी हुई तो बताइएगा जरूर। नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे मामी। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, बस 10 मिनट लगेंगे। अरे लेकिन मैं तुम्हारे मामी के साथ शिरडी जा रहा हूँ अभी। बस 10 मिनट मामा प्लीज। क्या करे? चलो। और नमक और सामान लेके आ सकते। ऋषि एक काम कर, ये सब सामान और वो कार पिछले वाले तालाब में जाके डंप करके आ जा, और तू मुझे एग्जैक्ट 5 बजे हाईवे पर मिल। तब तक मैं अपनी कार हाईवे से आगे ले जाकर वापस ले आता हूँ, जिससे कि पुलिस अगर हमें सीसीटीवी से ट्रैक करने की कोशिश करे तो हमारा रूट मामा की कार से मैच नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, मैं आता हूँ। एक प्रॉब्लम हो गया, मामा की कार नहीं डंप हो पाई। मैं गया था, वहाँ पे कुछ लेबर्स आ गए, अगर मैं तब जाता तो वो पहचान लेते यार। यार ये तो इशू हो गया यार। तो क्या करना है, चलना है वापस? अब 5 बज रहे, अगर इस वक्त कार को डंप करने के चक्कर में पड़ गए ना तो फिर तेरे रूम पर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, और ये रिस्क हम नहीं ले सकते। मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। स्पेशल रिक्वायरमेंट? हाँ उनी? नहीं आंटी। हे तन्वय, तू यही डिनर करके जाएगा? नहीं आंटी, मैं घर जाके बना लूंगा। वाई माय डियर सन, मैं हूं ना,
मैं बनाऊंगी डिनर। ये सब कॉल वॉल तो हमने कर लिया, पर तुम लोग गाड़ी नहीं डंप कर पाए। प्रॉब्लम में फंस गए। प्रॉब्लम में तब फंसेंगे जब हम पुलिस से भागने की कोशिश करेंगे, और हम भागेंगे ही नहीं बल्कि पुलिस को भगाएंगे। अरे बोला ना नहीं फंसेंगे, फिर भी मुंह लटका रखा है दोनों ने। जी वो मुझे पता करना था कि यहाँ पे। अरे मैडम क्या पता करना है, जल्दी बोलो ना, सारा दिन थोड़ी ना मेरे पास और भी काम होते हैं मुझे। जी वो यहाँ पर अबॉर्शन होता है क्या? सर रात होने की वजह से फुटेज साफ नहीं है, लेकिन इसमें आज़ाद की कार कैप्चर जरूर हुई है। ये देखिए। शिल्के, मार्केट से जाते हुए गाड़ी में 2 लोग हैं, एक आदमी और एक औरत, लेकिन वापसी में पैसेंजर सीट खाली है। मतलब आजाद सुमन को डंप करने वहां गया था। सर तन्मय आया है। सर मेरे मम्मी का कुछ पता चला? 5 दिन हुए उन्हें गए हुए। तन्मय, तुम्हारी मम्मी को ही ढूंढ रहे हैं हम। चिंता मत करो, घर जाओ, ठीक है? आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। सोचिए, ये बच्चे अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे, मगर उन्होंने एक बेहद शातिर योजना बनाकर अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्याएं कर दी थी। एक ऐसी योजना जिसमें उन्होंने वर्तमान में ही पुलिस के द्वारा भविष्य में उठाए जा सकने वाले हर संभावित कदम का ख्याल रखकर एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही केशव और मालती के परफेक्ट मर्डर में एक इम्परफेक्शन रह गया था। वो थी केशव की कार, जिसे तन्मय और ऋषि ठिकाने नहीं लगा पाए थे। सर, केशव और मालती की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत 11 तारीख को हुई है, यानी कि 7 दिन पहले, जिस दिन वो अपने घर से निकले थे। मतलब केशव और मालती को पूरी प्लानिंग करके भटवाड़ी ले जाके मारा गया। काम करते थे। मम्मी पापा की डेथ के बाद से मामा मामी के साथ ही रहता था। बेटा, तुम्हारे मामा मामी भटवाड़ी में क्या कर रहे थे? सर मामा मामी तो शिरडी के लिए निकले थे, वहाँ भटवाड़ी में क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। पिछले हफ्ते निकले थे घर से वो शिरडी जाने के लिए। जब इतने दिनों में तुम्हारी उनसे कोई बात नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई तुम्हें? सर मामी 10,000 रुपये दे के गई थी, तो मैं समझ गया था कि लंबा टूर होगा, इसलिए मुझे कुछ और नहीं लगा जब मामा मामी ने कॉल नहीं किया। बेटा, लेकिन अब अपने घर वालों से हम 2-4 दिन में एक बार बात तो करते हैं ना। तुमने एक भी फोन नहीं किया? क्या बताऊं सर आपको, मामा से मेरी इतनी बातचीत होती नहीं थी कि मैं उन्हें फ़ोन करूं, और मामी तो फ़ोन ही नहीं रखती थी। किसी से कोई दुश्मनी थी उनकी? जहाँ तक मुझे पता है सर, मामा मामी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। चलो, आजकल की जनरेशन बहुत बेफिक्री हो गई है। इतने दिनों में एक बार भी बात नहीं की उसने अपने घर वालों से। जरा इस लड़की की डिटेल्स भी निकालो, मुझे इसकी बातें हजम नहीं हो रही। यार वो पुलिस वाले थाने में बिठाकर सवाल पूछ रहे थे। अरे तो इतने जल्दी पैनिक क्यों कर रहा है? अकेले हमारा केस थोड़ी ना है पुलिस वालों के पास। 75 केस होंगे थाने में, और 1-2 और आ जाएंगे, और फिर वो अपने केस के बारे में भूल ही जाएंगे। अच्छा, तुम लोग मेरा काम करने वाले हो कि नहीं करने? करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक कर। और मेरा काम? भाई तेरा काम तो सबसे पहले करेंगे, क्यों अनुज? रोजी आंटी को उनके ही गार्डन में दफनाने के लिए कितना वक्त लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा? देख,
दफनाने को तो 20 मिनट में दफना देंगे, मगर ऋषि तू सोच ले, घटिया ही सही लेकिन टाइम टू टाइम चाय तो पिलाती है। अरे और केक भी खिलाती है। अबे एक बार बुढ़िया की प्रॉपर्टी हाथ लग जाए ना, फिर माँ कसम ऐसा होटल खोलूंगा ना, फिर तुम लोग पीते रहना चाय कॉफी जूस जो पीना है तुम लोग को। भाई अनुज के पास तो उसके मामा का बिजनेस है करने को, और अवनी तो शादी वादी करके अपने पति के साथ चली जाएगी। बच्चा अब मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने को। ए ऋषि, तू मुझे अपना पार्टनर बनाएगा क्या अपने होटल पर? दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अपनी कहीं शादी के बाद अपने पति को बोल ना दे, सालों बाद भी डाल देते हैं पुलिस वाले जेल में। अभी जल्दी बैठो। जमीन से आसमान तक उड़ना है ना, या फिर ख्याल ही छोड़ दिया है? Are you sure? Yes, sir. On 13 August, Anuj was here. उसका दोस्त ऋषि मेरे पास रेंट पे रहता है, वो उससे ही मिलने आया था। आपके हाथ की चाय पीने की तलब लगी है। तो रूम में जा, मैं लेके आती हूँ। ठीक है सर, केशव और मालती के मर्डर वाले दिन अनुज यहाँ शिवाजी नगर में अपने दोस्त ऋषि के घर था। ऋषि के मकान मालिक ने कंफर्म किया है सर। ठीक सर, एक लड़की की लाश मिली है। सर, ये पर्स मिला है, और ये सर पर्स के अंदर ये आईडी भी है। सर, इसको रिपीटेडली स्टैप किया गया है। अभी तक इसकी बॉडी भी स्टिफ नहीं हुई है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसकी डेथ को। और सर, सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइंस नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भेज के फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर, दीप्ति की पीएम रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग है। मिस्टर विश्वास, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारे पास दीप्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 दिन पहले दीप्ति ने अबॉर्शन करवाया था। आप बता सकते हैं कि उसके होने वाले बच्चे का पिता कौन हुआ? अवनी, तुम जानती हो इस बारे में? मैं दीप्ति के प्रेगनेंसी के बारे में तो कुछ नहीं जानती, मगर उसके कॉलेज में एक लड़का था रजत, वो शायद उसका बॉयफ्रेंड था। दीप्ति, इनसे पता करो रजत कहाँ रहता है और उसको लेके आओ। शिरके, उस महान डॉक्टर का पता करो जिसने ये अबॉर्शन करवाया। मैंने नहीं मारा दीप्ति को। मारना भी होता तो तुम लोग से छुपाती क्यों मैं, और इस तरह क्यों मारती ताकि पुलिस को उसकी लाश 2 घंटे में मिल जाए? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? हाँ, किसने मारा? मैंने मारा दीप्ति को। क्यों? अवनी के पीछे पड़ी हुई थी वो, और मैं नहीं देख पा रहा था तुम्हें सफर करते हुए। अरे तुम लोग फालतू में टेंशन मत लो, पुलिस हमारे पीछे नहीं आएगी। वो दीप्ति के बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई है। और जब उसका बॉयफ्रेंड बोलेगा कि उसने नहीं मारा दीप्ति को, तो पुलिस ढूंढना बंद कर देगी क्या? 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठेगी ना, सब बक दोगी। अबे ढंग से बात कर अवनी से, बोला ना उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने मारा दीप्ति को। ओए प्यार में अंधे, इस अवनी ने एक भी खून नहीं किया है। खून मैंने, तूने और तन्मय ने किया है। बेटा याद रख, मैं और तन्मय 17 साल के हैं, एक साल में बाहर आ जाएंगे जेल लाइन होम से, लेकिन तू 16 साल का है, 2 मर्डर किया है, 2 साल के लिए अंदर रहेगा। समझ आ रही है बात? अनुज को जो करना था उसने कर दिया ऋषि, अब उससे लड़ने से क्या फायदा? मैंने प्लानिंग की थी ना, किसी को कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा है ना तुम लोगों को? देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए। सर, दीप्ति का बॉयफ्रेंड रजत कल रात से ही गायब है। ये रहे दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, दीप्ति ने लास्ट फोन रजत को ही किया था कल सुबह 11 बजे। उसके 1 घंटे बाद दोनों की सेलफोन लोकेशंस एक ही थी जहाँ पर दीप्ति की बॉडी मिली थी। और सर, कॉल रिकॉर्ड्स में एक और चीज़ सामने आई है, ये कुछ 10 दिन पहले तक दीप्ति ये डॉक्टर आदर्श के कॉन्टैक्ट में थी। शायद इसी डॉक्टर ने दीप्ति का अबॉर्शन किया हो। इन्हें तो जानते हैं ना। शिरके, डॉक्टर साहब पे कार्रवाई की तैयारी करो, और डॉक्टर साहब आप जेल जाने की तैयारी कीजिए।
नाबालिग लड़कियों के अबॉर्शन के जुर्म में अपना क्लिनिक, प्रैक्टिस, ये सब भूल जाइए आप। अरे सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बालिग है या नाबालिग है सर? ये लड़की इस लड़के को लेकर आई थी मेरे क्लिनिक पर सर, और सर्टिफिकेट के साथ आई थी सर। दीप्ति, तुम बालिग हो ना? सर ये कैसा सवाल है? ये है ना दीप्ति के सर्टिफिकेट। और सर ये मैरिज सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट तो मेरे क्लिनिक पर है। अब मेरे पास फ़ोटो है सर, ये आप देख लीजिए सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, जो भी कुछ किया इन दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया सर। शिरके, अगर रजत फर्जी सर्टिफिकेट बनवा सकता है तो दीप्ति से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जल्द से जल्द इस रजत को ढूंढो। ठीक है सर। हाँ तृप्ति, कहाँ पे? आनंद, गाड़ी उठन लो। सर, सुमन की सर्च में एरिया कॉम करते हुए डॉग स्क्वाड हमें यहाँ लेके आया। जमीन का ये हिस्सा देखिए सर, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ गाड़ा हुआ है। खुदवाओ इसको। एक मिनट रुक जाओ। सर ये तो नमक है। जरा और खोदो। ये तो आज़ाद है। अभी तक तो हम इसे कल्पित मान के चल रहे थे, लेकिन अभी खुद विक्टिम है। सिर्फ ये नहीं शिल्पी, सेम इसी तरह से अनुज के मामा मामी केशव और मालती को एक गड्ढे में नमक डाल के एक साथ ही दफना है। केशव, मालती और ये आज़ाद सुमन, इनके केस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? तन्मय, अनुज, ऋषि और अवनी ने अपने द्वारा की गई हत्याओं को छुपाने के लिए अपनी सारी शातिर बुद्धि लगा दी थी, मगर अब नमक ही इन दो मामलों के बीच का पुल बन गया था। और जब पुलिस ने अनुज के मामा मामी यानी केशव, मालती और तन्मय की मां सुमन और आजाद के मामले को एक दूसरे से जोड़कर अपनी जांच की, तो कुछ सिरे ऐसे थे जो अपने आप ही पुलिस की पकड़ में आ गए। तुम तीनों दोस्त हो और तुम तीनों के घर में ट्रेजेडी हुई है, वो भी 1 महीने के अंदर। किसी के भी मन में ये बात आएगी कि तीनों हादसों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। पर सर क्या कनेक्शन है? तुम बताओ क्या कनेक्शन है? ऐसा कुछ है जो तुमने नहीं बताया? तन्मय और अनुज, क्या बात है? सर अवनी की बहन दीप्ति के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मम्मी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे एक छोटी ज़मीन खरीदने के लिए, इसलिए मैंने उन्हें केशव मामा से मिलवाया था। हाँ सर, मामा आंटी की हेल्प कर रहे थे वो प्रॉपर्टी खरीदने में। लेकिन सर मेरी बहन दीप्ति ना तो कभी तन्मय की मम्मी से और ना ही कभी अनुज के मामा मामी से मिली है, तो फिर उसका मर्डर किसने किया और क्यों किया? इन दोनों केसेस में इतनी सिमिलरिटीज है, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का एंगल भी। लेकिन दीप्ति का मर्डर एकदम अलग तरीके से किया गया और किलर ने दीप्ति की बॉडी को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। एक काम करो शिल्पी, ये प्रॉपर्टी वाला एंगल क्या है जरा चेक करो। और रजत की कोई खबर नहीं है, वो कहाँ है? सर हम उसे ढूंढ रहे हैं, जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। तृप्ति, दीप्ति की फैमिली को इन्वेस्टिगेट करो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनको दीप्ति के इस चक्कर के बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने ही दीप्ति को मार दिया। ठीक है। भाई देख, ओए, इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे, रोजी आंटी के लॉकर में जितने पैसे उन सबको लेके यहाँ से भाग जाते हैं, प्लीज। एक बार भागे ना तो जिंदगी भर भागते रह जाएंगे। अरे तू सही तो कह रही है अवनी, और वैसे भी हम लोग जुवेनाइल है, 18 साल से कम उम्र है हमारी, तो ना ही पुलिस हमें मार सकती है और ना ही हमें जेल में रख सकती है। तो जस्ट जेल। सर मैंने केशव के ऑफिस में इंक्वायरी की है। केशव सुमन को जमीन खरीदने में मदद कर रहा था और केशव ने सुमन को बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाई भी थी। कोई प्रॉपर्टी विवाद वगैरह में है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया है। सर, मैंने इस केस से रिलेटेड सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। सुमन और आजाद के गायब होने वाली रात तन्मय की लोकेशन अपने घर की थी, जबकि अनुज और अवनी अपने घर में, और मालती और केशव के मर्डर वाले दिन तीनों अनुज, अवनी और तन्मय अपने दोस्त ऋषि के घर में थे, शिवाजी नगर में। और दीप्ति के मर्डर वाले दिन की लोकेशन? सर सबकी सेम ही है। इनफैक्ट मैंने दीप्ति के पेरेंट्स की भी लोकेशन चेक की। दीप्ति के फादर उसके ऑफिस में थे और माँ उसके घर पे थी। और सर इनके फ़ोन पे भी लगातार कॉल्स आ रहे थे, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से कोई भी अपना फ़ोन घर पे छोड़ के गया था। जब सब कुछ क्लियर है तो हमसे क्या छूट रहा है, खासकर दीप्ति के मर्डर केस में?
दीप्ति को मारने का तरीका औरों से अलग क्यों? सर, लॉयर देशपांडे साहब वाले आपको मिलना चाहते हैं। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है। अगली बार अगर आपको मेरे क्लाइंट्स अनुज सिरोही और तन्मय गावड़े से बात करनी हो तो पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। मेरे दोनों क्लाइंट्स ऑर्फन है और माइनर भी। एक तो पहले ही वो अपने रिलेटिव्स के अनटाइमली डेथ के सदमे से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए कोर्ट का ऑर्डर इशू करवाया मैंने। शिरके, इन केसेस को रिविजिट करो। इन बच्चों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन केसेस के साथ, वरना इतने ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं होते। नजर रखो इन पर। सर, भटवाड़ी के खंडर की तरफ जाने वाले रास्ते पे कहीं भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन सर उस रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर दूर 2 सीसीटीवी कैमरे हैं और उन दोनों का बीच का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है। ये पहले कैमरे की फुटेज है सर, ये देखिए। और 2 घंटे बाद ये दूसरे कैमरे का फुटेज देखिए सर। इसमें केशव की कार गायब हो गई, लेकिन वो दूसरी कार पास हुई है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इस गाड़ी को 2 घंटे लग गए। शिरके, इस गाड़ी की डिटेल्स निकालो। तृप्ति, तुम्हारे लिए काम है सर। एक मिठाई वाले का पता करना है। जी मैडम, मैं जानता हूँ इसको, रेगुलर कस्टमर है मेरा, अक्सर आता है दुकान पे। सर, जो सीसीटीवी फुटेज में दूसरी कार दिखी थी वो एसडी गैरेज में बनने के लिए गई थी। वो गैरेज का जो मैकेनिक है वो अनुज का दोस्त है, इसी वजह से 13 तारीख को वो वहाँ से कार लेके गया था। और सर, मिठाई वाले ने तन्मय को पहचान लिया है। मिठाई लेने तन्मय गया था आजाद में। पीछे से देखो सर, उधर से भाग रहे। आप ठीक तो है ना? मैं इन बच्चों को बहुत प्यार करती थी, फिर मुझे क्यों मारना चाहते थे? वो आपके पैसे लूट के आपको मारने वाले थे। क्या? पैसे के लिए? अब खेल खत्म हो चुका है तुम लोगों का। सब कुछ चुपचाप बता दो, क्यों किया, कैसे किया। मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। मार दिया उसको। उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती और उस प्रॉपर्टी पे मैं होटल खोल के अपना बिजनेस स्टार्ट करता। क्या सोचते हो तुम लोग? ये टीवी और फिल्मों में जो आता है वो देख के तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली? क्या सोचा कभी पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी? इस देश के कानून के हिसाब से तुम लोग जुएनाइल हो। ये अफसोस की बात है, क्योंकि तुम्हें फांसी की सजा नहीं हो सकती, जबकि होनी चाहिए उससे भी बड़ी। अवनी, क्या मिला दीप्ति को मारकर? जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। दिन रात बस चिक 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 करती रहती थी और आई बाबा भी बस उसी की बातें सुनते थे, इसलिए मार डाला। तो उसको मारने का तरीका अलग क्यों? हमें गुमराह करने के लिए? नहीं, दीप्ति को अभी मारने का कोई प्लान नहीं था हमारा, लेकिन अनुज ने ही जल्दी कर दी। सर, मैंने नहीं मारा दीप्ति को। मैंने तो खाली अवनी की नज़र में अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए वो मर्डर का क्रेडिट लिया था, ताकि उसे लगे मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर, हमने रजत को अरेस्ट कर लिया है उसके दोस्त के घर से। दीप्ति की प्रेगनेंसी तो अबॉर्ट करवाई दी थी, मारा क्यों उसे? सर, मैंने नहीं मारा दीप्ति को, और ये फर्जी सर्टिफिकेट का आइडिया भी मेरा नहीं था सर। किसका आइडिया था? जी सर, रजत और दीप्ति मेरे पास आए थे अबॉर्शन के लिए। यहाँ पर अबॉर्शन होता है क्या? मैंने उनसे 20,000 रुपये लेके दीप्ति के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए, जिससे डॉक्टर साहब को धोखा खा गए और उन्होंने दीप्ति का अबॉर्शन कर दिया। मारा क्यों उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा है कि किसने मारा है। किसने? जी सर, मैंने मारा। फेक सर्टिफिकेट उस लड़की ने बनवाए, इलीगल अबॉर्शन कराया, और जब अबॉर्शन कर दिया सर, उसने कहा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी, तुम नाबालिग बच्चों के इलीगल अबॉर्शन करते हो। मैं 2 लाख रुपया पहले ही दे चुका था उसको। कब तक ब्लैकमेल होता रहा सर? दीप्ति तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही थी? दीप्ति मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। मत करने। सर, ये देखिए, वो लड़की दीप्ति अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देके गई है और धमकी दे रही थी कि अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए तो पुलिस में बोल देगी। दीप्ति को तो आइडिया भी नहीं था कि तुम्हारा ये कंपाउंडर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। डॉक्टर इसलिए बने थे, लोगों को जिंदगी देने के लिए, या इस तरह इलीगल अबॉर्शन करके जिंदगियां छीनने के लिए? अगर एक बार तुमने दीप्ति से बात कर ली होती तो उसे जान नहीं गंवानी पड़ती।
इंसान को प्रकृति ने ना चिड़िया की जैसे उड़ने की ताकत दी है, ना ही मछली के जैसी पानी में तैरने की क्षमता, मगर इंसानी दिमाग के रूप में एक ऐसी दो-धारी तलवार दी है कि इसकी अच्छाई किस्मत बना सकती है तो बुराई बनी बनाई किस्मत बिगाड़ भी सकती है। तन्मय, अनुज, ऋषि और अवनी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पुलिस को धोखा देने और पुलिस से ज्यादा स्मार्ट बनने की बहुत कोशिश की, मगर अंत में जो उनके साथ हुआ वो एक सबक है कि महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, मगर जब कोई महत्वाकांक्षा हमें अपराध की तरफ ले जाने लगे तो अपने पैर वापस खींचने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, वरना हर्ष तन्मय, अनुज, ऋषि और अवनी के जैसा ही हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।